नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। संविधान के रहते बंगाल में शरिया वाली सोच क्यों? यह सवाल आज इसलिए क्योंकि 17 साल के एक लड़के की आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट पर पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में दंगा भड़क गया। पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन भीड़ की हिंसा थमी नहीं। हिंसा करने वाले मांग कर रहे हैं कि सिर्फ गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा, आरोपी लड़के को फांसी की सजा दे दी जाए। क्या कानून में एक आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट पर फांसी की सजा का प्रावधान है? और अगर नहीं है तो फिर यह कैसी मांग है? क्यों फांसी की सजा मांगी जा रही है एक नाबालिग के लिए? देश संविधान से चलेगा या शरिया के हिसाब से? सवाल ममता बनर्जी की सरकार पर भी है। 3 दिन तक दंगाइयों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये वही ममता सरकार है जिसने दार्जिलिंग में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर तो गोली चलाने में देर नहीं की, लेकिन उत्तरी बदुरिया के दंगाइयों की हिंसा पर 3 दिन तक आंखें बंद रखी। और अब खबर यह भी आ रही है कि बशीरहाट में ममता बनर्जी की सरकार ने अर्धसैनिक बलों की मदद लेने से भी मना कर दिया। यह वही जगह है जहां आज भी हिंसा हुई और एक घायल आदमी की मौत हो गई। 6 दिन से बंगाल में हिंसा हो रही है। हजारों घरों और दुकानों को जला दिया गया, लेकिन प्रशासन ने अब तक यह भी नहीं बताया कि कितने लोग गिरफ्तार किए गए, कितने लोग एहतियातन हिरासत में लिए गए। राज्यपाल के सवालों को ममता बनर्जी अपना अपमान बता बैठी, लेकिन हजारों बेगुनाह लोगों के साथ जो हुआ उस पर खामोश हुए। आज ताल ठोक के पूछेंगे कि ममता के राज में दंगाइयों पर कार्रवाई में देर क्यों की गई? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए ममता बनर्जी ने बंगाल के दंगे पर आंखें बंद कर ली? क्या दंगे पर पर्दा डालने के लिए ममता बनर्जी ने राज्यपाल पर अपमान का आरोप लगाया? और सवाल यह भी कि बंगाल के दंगे पर बुद्धिजीवी ब्रिगेड खामोश क्यों है? अब नॉट इन माय नेम जैसा कोई प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा? पूरा मार के उसका शरीर छलनी छलनी कर दिया गया। 2.5 घंटा तक वो बॉडी वहाँ पड़ा हुआ था घायल होके। उसको लाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी। इतना शांति हम लोगों के साइड में था, इधर कोई दंगा फसाद नहीं था, कभी भी नहीं। लेकिन आज ये 2 दिन से आज तक कोई पुलिस प्रोटेक्शन मान के चलिए नहीं था। उसके बाद हम लोग इकट्ठा हुआ है, उसके बाद पुलिस आया, लेकिन कोई मान नहीं रहा है। पुलिस को भी मार रहा है, आरपीएफ को मार रहा है, सीआरपीएफ को मार रहा है, किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। वो लोग सारे जो असामाजिक तत्व हैं वो टीएमसी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। विशेषकर उस एरिया के अंदर जहाँ पर कि हिंदू पॉपुलेशन है, वहाँ उनको डरा कर धमका कर उनकी संपत्ति 10% 20% में खरीद कर उनसे मकान खाली करवाना चाहते हैं। इसलिए जानबूझ के दंगे करवा रहे हैं। पर दुख की बात यह है कि सरकार का इन सब लोगों को संरक्षण और तुष्टीकरण की नीति के कारण ही ये सारे दंगे हो रहे हैं। Because of the communal politics which is now prevailing, where both the Trinamool Congress and the BJP are creating polarization, such situation is developing. पश्चिम बंगाल सरकार आरोप प्रति आरोप से क्या सत्य को मिटा सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। अपना काम करे, संविधान की जो शपथ ली है उसको पूरा करे। डिटेल्ड इंक्वायरी होनी चाहिए कि आखिरकार ये दंगे शुरू हुए क्यों और इनके होने से किसको या किस राजनीतिक पक्ष को या दल को या पार्टी को इससे फायदा है। ममता जो बनर्जी है ना, वो कुछ उसमें पागलपन सवार हो गया है। बहुमत के कारण से उसमें पागलपन आ गया है। देख नहीं रही है कि वहां की स्थिति क्या है। ताल ठोक के पहला सवाल, बंगाल में कानून का राज चलेगा या शरिया का? दूसरा सवाल, 3 दिन तक दंगाइयों को माहौल बिगाड़ने की छूट क्यों दी गई? तीसरा सवाल, क्या घुसपैठियों के वोट के लिए ममता बनर्जी ने आंखें बंद कर ली हैं? और ताल ठोक के चौथा सवाल, बंगाल के दंगे पर बुद्धिजीवी ब्रिगेड खामोश क्यों? तो गौरव भाटिया आज हमारे साथ हैं। वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ हैं, वो यूपी के पूर्व डीजीपी रहे, 1974 बैच के आईपीएस अफसर। राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, वो आरएसएस के जानकार हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आलोक शर्मा हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, यूथ कांग्रेस के साथ पिछले करीब 2.5 दशक से जुड़े हैं।
डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी हमारे साथ हैं, वो मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में भारत का पक्ष रख चुके हैं। जॉयदीप मुखर्जी हमारे साथ हैं, वो टीएमसी के समर्थक हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करते हैं। आप सबका स्वागत है। ये जानकारी देते हुए चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं कि पहले सवाल में सभी वक्ताओं को 1.5 मिनट का समय मिलेगा। 1.5 मिनट तक आप अपनी बात रखेंगे, घड़ी चलती रहेगी। 1.5 मिनट पूरा हो जाने के बाद वो घड़ी आवाज के साथ रुकेगी, बजर बजने पर आपकी आवाज खुद ब खुद बंद हो जाएगी। एक एक सवाल सबसे हो जाने के बाद ये मंच सबके लिए खुल जाएगा। उसके बाद आप एक दूसरे से सीधे सवाल भी कर सकेंगे। लेकिन हम दरख्वास्त यही करते हैं अपने मेहमानों से कि कम से कम टोका टाकी एक दूसरे के साथ करें, ताकि दर्शकों को आपकी बात समझ में आ सके, आप जो बातें कह रहे हैं वो उन तक सही तरीके से पहुंच सके। जॉयदीप मुखर्जी साहब, सबसे पहले मैं आप ही से पूछता हूं, ममता बनर्जी की सरकार ने या उनकी पार्टी ने तो अपना कोई प्रवक्ता भेजने में हामी दी नहीं। हम कल से लगातार उनको बुला रहे हैं। आप उनके समर्थक हैं और आपने इस परिस्थिति में भी उस पक्ष के लिए मोर्चा संभालने की हिम्मत दिखाई है। उसके लिए मैं आपका आभारी हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी हिम्मत की दाद देता हूं। लेकिन इतनी हिम्मत ममता सरकार में क्यों नहीं थी सर, कि वहां लोग एक दूसरे को मारकाट करते रहे और पुलिस 3 दिन तक मूक दर्शक बनी देखती रही? जॉयदीप साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ यस। जॉयदीप साहब, मेरा नाम रोहित है ना। देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ, ये हाँ रोहित जी, नमस्कार जी, बोलिए आप, बोलिए। जो इंसिडेंट बादू एंड बालासात और बशीरहाट में हुआ, इट्स ए वेरी बहुत गंदा काम है। एवं ये गंदा काम के लिए कुछ दुष्कृति लोग और कुछ गूंस जो इन्फिल्ट्रेटर है, बांग्लादेशी लोग है, बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेटर करके आया और बॉर्डर क्रॉस करके आया, वो लोग ऐसा इंसिडेंट किया और हम लोग इसको कंडेम करता है। ये इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंगाल का जो कल्चर है, बंगाल का जो संस्कृति है, इसमें ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन ये 2-3 साल तक ये सब चल रहे हैं, तो इसको इमीडिएटली स्टॉप करना चाहिए। ये बात सही है जो गुंस लोग जो दुष्कृति लोग जो अटैक किया, वो हिंदू का ऊपर ही अटैक किया, ये फैक्ट है। और इसलिए और हिंदू लोग का ऊपर भी टॉर्चर भी हुआ, हिंदू लोग के ऊपर टॉर्चर भी हुआ, हिंदू लोग का ऊपर उसका घर जला दिया, ये फैक्ट है, इसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। दूसरा चीज़ जो है, इसलिए हम लोग का थोड़ा सा मेन जो रूट कॉज है वो बांग्लादेश बॉर्डर को, जो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है, इसको इमीडिएटली टाइट सील करना चाहिए। इसको टाइट करके सील करना चाहिए। इसका ड्यूटी बीएसएफ का है और पैरामिलिट्री फोर्स का है। और इमीडिएटली सर, समय हो गया आपका 1.5 मिनट। मैं वापस आऊंगा अगले सवाल में आपके पास। राकेश सिन्हा जी, वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश बॉर्डर को सील करना चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुरक्षा देनी चाहिए। दूसरी बात, वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के घर भी जलाए गए हैं। मैं उनसे अगला सवाल ये पूछूंगा कि फेसबुक पोस्ट के लिए फांसी की सज़ा का प्रावधान है क्या, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, बांग्लादेश बॉर्डर को सील करने की बात आज की है क्या? और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए वहाँ आते हैं, उनको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश किसकी है? देखिए, अभी जो ममता बनर्जी और उनके समर्थक जो ये दलील देकर बचना चाह रहे हैं, चूँकि जिन उस पिंजरे से बाहर आ चुका है, अब उनके कंट्रोल में नहीं है, अभी तो बांग्लादेशी कर रहे हैं। मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। 11 जनवरी 2017 को पूरे बंगाल में नबी दिवस, मुझे नबी दिवस मनाने में कोई आपत्ति नहीं है, प्रॉफेट मोहम्मद के जन्मदिन मनाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद का जन्मदिन मनाया जाए और सरस्वती पूजा हावड़ा में नहीं मनाने दिया गया। गुंडे एलिमेंट, सांप्रदायिक गुंडे स्कूल प्रेमिसेस में आते हैं, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पीटते हैं, नबी दिवस मनाते हैं, बसंत पंचमी को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इसमें कौन से बाहर के लोग आए थे? दूसरा, पश्चिम बंगाल की पुस्तक में ऐतिहासिक रूप से राम धनु चलता था, उसको बदल के रंग धनु जो कर दिया गया,
इसके लिए कौन से बांग्लादेशी आए थे? ममता बनर्जी की जो गवर्नेंस की फिलॉसफी है उसका आधार है पूरी तरह से बंगाल को विभाजित करना। लॉर्ड कर्जन फिर से बंगाल में पुनर्जीवित हो चुका है ममता बनर्जी के रूप में, और बंगाल के समाज को, एक साझी संस्कृति को विभाजित कर रही हैं। आज हिंदू वहां असुरक्षित महसूस कर रहा है, कम से कम 5-6 जिलों में। वो है मुर्शिदाबाद, 24 परगना, मालदा, ऐसे जिले जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी हैं। 2011 में जहां पर मुस्लिम 48% से लेकर 70% तक हैं, वहां हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। माफिया सांप्रदायिक ताकतों को कैसे वो प्रोटेक्ट कर रही हैं? जब शारदा चिट फंड आया, उससे जुड़े हुए जितने राजनीतिज्ञ हैं और जिनका धर्म अलग है, उसे ममता बनर्जी प्रोटेक्ट कर रही है। गौरव भाटिया, आपको भी ऐसा लगता है जैसा राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि जहां मुसलमान ज्यादा है वहां हिंदू सुरक्षित है बंगाल में? रोहित जी, एक बात स्पष्ट हो गई है कि वेस्ट बंगाल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रणाली है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, और तुष्टीकरण की जो राजनीति ममता बनर्जी जी कर रही हैं, इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने 3 बार उनको फटकार भी लगाई है और उनकी पॉलिसी को निरस्त भी किया है। पहली बार जब उन्होंने दुर्गा देवी की जो मूर्ति है उसको विसर्जित करने के लिए 4 बजे का समय दिया था तो वो ऑर्डर क्वॉश हुआ। दूसरा, इमाम लोगों को जो भत्ता देने की बात हुई, स्टाइपेंड देने की बात हुई, तो हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा आप भेदभाव नहीं कर सकते 2 धर्मों के जो लोग हैं उनके बीच में। और तीसरा, जब इन्होंने मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में मुस्लिम लोगों को रिजर्वेशन की बात करी तो भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसको निरस्त किया। दूसरी बात, आज हुआ क्या है कि ममता बनर्जी कानून को भी धर्म के रंगों से देख रही हैं। उनको जब पता चला ऐसी वारदात हुई है तो पुलिस को उन्होंने रोक दिया, एक्शन ना लीजिए। 3 दिन तक वहां पे दंगे होते रहे, लेकिन कोई एक्शन कार्रवाई पुलिस इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि ममता जी को डर था कि उनका जो मुस्लिम वोटर है वो कहीं ना कहीं उनसे दूर ना हो जाए। और बहुत अहम बात यह है कि एक प्रश्न बड़ा वाजिब है कि अगर 17 साल के एक लड़के ने एक भूल करी और अगर कानून भी तोड़ा तो क्या भारत में, वेस्ट बंगाल में शरीयत लॉ लगेगा? जो लोग कानून अपने हाथ में लेके उस बच्चे को मारने की बात कर रहे हैं, क्या वो खुद में आरोपी नहीं है? और इसीलिए भारत में संविधान का राज होगा, कानून का राज होगा। सर 1.5 मिनट हो गया, वापस आता हूं आपके पास। आलोक शर्मा, कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है इस पर? क्योंकि कल तक हम कांग्रेस पार्टी से बुला रहे थे तो पार्टी कह रही थी कि दंगे के मामले पे हम नहीं बोलते, हम दंगा नहीं भड़काएंगे। आज आप पानी लेके आएंगे साथ आग पे डालने के लिए? नहीं, मैं पानी तो नहीं लेकर आया हूं, पानी की आवश्यकता भी नहीं है। मैं समझता हूं कि कोई भी दंगा है उसको दंगे के रूप में देखा जाना चाहिए। अगर हिंदुओं के परिवारों के ऊपर वहां पर अटैक हुआ है और ममता बनर्जी की सरकार ने वहां पर कार्रवाई नहीं की है तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उसकी कठोर शब्दों में निंदा करती है। मैं जो एरिया है भदौरिया, बशीरहाट, 24 परगना, दमदम से निकल के पूरा जो बांग्लादेश बॉर्डर तक का एरिया है, पूरा मैंने गली गली देखा है। मैं उस बात से पूरी तरह से अवगत हूं कि जिस तरह से बशीरहाट में हालात हैं, बशीरहाट में पतली पतली गलियां हैं और पूरे वहां पर अगर आप देखेंगे तो पूरा एक डिवाइड नज़र आता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बाहर से भी अगर लोग आए और उन्होंने इस तरह की गतिविधि की कि हिंदू परिवार और हिंदू बच्चों के ऊपर जिस तरह से टॉर्चर की सूचनाएं मीडिया के माध्यम से मिल रही हैं, तो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी ममता सरकार से डिमांड करती है कि जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई उन दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए जिन्होंने इस तरह की घटना की है। रोहित जी, मैं आपके प्रोग्राम पर मालदा वाली घटना पर भी बैठा था और मेरे शब्द उस दिन भी यही थे कि अगर किसी भी धर्म की, क्योंकि इन 5-6 जिलों में 24 परगना में परगना गांव होता है, 24 गांवों का मिलकर ये जिला बना था कभी, और फिर साउथ और नॉर्थ में इसको डिवाइड कर दिया गया था। मैं समझता हूं कि जिस तरह की घटनाएं इन 4-5 जिलों में सुनने में आ रही हैं, ये अलार्मिंग है, ये नहीं होना चाहिए। और अगर इस तरह की घटनाओं को राज्य सरकार का, पुलिस का प्रश्रय भी मिल जाए तो ये और ज़्यादा विकटनीय स्थिति में पहुंच जाती हैं। कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि जल्द से जल्द नॉर्मल। सर 1.5 मिनट हो गया, आपका समय खत्म हो गया, फिर भी आपने जो बातें की हैं, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाह रहा हूं। इससे पहले मैं विक्रम जी के पास जाऊं या फिर मैं तस्लीम रहमानी साहब के पास जाऊं। आपने कहा कि दंगे को दंगे की तरह देखना चाहिए, हिंदू मुस्लिम की तरह नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये बात इस देश को 70 साल से कही जाती रही है, लेकिन अब लोग चीज़ों को पर्दे से बाहर ला के देखने लगे। आपने कहा कि मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही है। सर पश्चिम बंगाल से आप मीडिया से जानकारी लेते हैं, बाकी जगह आप खुद जाके खड़े हो जाते हैं। 4 दिन हो गए सर, बंगाल सुलग रहा है। अब तो राहुल गांधी भारत में भी हैं, आपकी पार्टी ने एक बार नहीं कहा कि राहुल जी जाएंगे वहां दौरा करने के लिए।
राहुल जी जाएंगे बंगाल के हालात देखने के लिए, क्यों सर? मुझे लगता है कि मुजफ्फरनगर जब गए थे प्रधानमंत्री महोदय और सोनिया जी, तो मीडिया ने चलाया था देखिए मुसलमानों के पक्ष का रखने के लिए चले गए हैं। मैं समझता हूं कि जो मीडिया जो है वो भी कहीं ना कहीं इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है कि कौन कहां जाएगा, कौन कहां नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी किसी भी जगह पर जाकर उस चीज को हवा नहीं देना चाहती है। अगर वहां पर हिंदू परिवारों के साथ कोई भी जो घटना घटी है वो बहुत दुखद है। हम सरकार से मांग करते हैं, हम राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में लेके जाते हैं। यहाँ आप जाएंगे तो घी पड़ जाएगा, बाकी जगह आप जाते हैं तो पानी की बरसात हो जाती है। मुजफ्फरनगर, अरे मुजफ्फरनगर सर कौन सी जगह नहीं गए आप? मुजफ्फरनगर उन तमाम जगहों पे आप गए सर जहां मुस्लिमों पर एट्रोसिटी हुई, लेकिन उस किसी जगह पर आप लोग के मुंह से शब्द नहीं निकलता सर जहां हिंदू पर एट्रोसिटी होती है। ये इस देश में एक भावना बन रही है, तो आपको नहीं लगता इतनी बड़ी पार्टी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों में विश्वास जगाएं कि ऐसा नहीं, आपकी सोच ऐसी नहीं है? रोहित जी, उस दिन भी जब बशीरहाट में इस तरह की घटना हुई है, उस समय पर भी कांग्रेस के 3 लीडर सबसे पहले वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने ही वहां पर जाकर शांति की बात करनी शुरू की है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, पुलिस में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, हम राज्यपाल को निर्देश नहीं दे सकते हैं, नहीं हम मुख्यमंत्री को निर्देश नहीं दे सकते। तो राहुल गांधी उनके काम है कि किस तरह से काम करें। आलोक जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा और स्टेटमेंट इशू करने में क्या परेशानी है? आप लोग निंदा करिए पश्चिम बंगाल की सरकार की। सर अकेले आप नहीं है, मैं अधिकारी आप नहीं है सर, कांग्रेस से गौरव जी मैं पूरी तरह से ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते। आलोक जी अकेले आप नहीं है, इस देश का एक बहुत बड़ा तबका है जो जंतर मंतर पे जाता है, टीवी चैनलों को बुलाता है, पट्टियां बांधता है, कहता है कि ये देश रहने के लायक नहीं रहा, वो बंगाल पे आंखें बंद कर लेता है। उसको नहीं दिखता बंगाल में कैसे लोग मर रहे हैं, उसको नहीं दिखता कि 17 साल के एक बच्चे को फेसबुक पोस्ट करने के लिए उसे फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। तस्लीम रहमानी साहब, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। जुनैद नाम के एक बच्चे के साथ ये सब इस तरीके की चीजें हुई सर। ये कहा गया 25 करोड़ मुसलमानों के रहने लायक नहीं रहा ये देश, अब यहां पे मुसलमान असुरक्षित हो गए, हम काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ेंगे। सर बंगाल में दंगा हुआ, किसी ने उसकी निंदा तक नहीं की सर। उल्टे लोग वहां पर ये कह रहे हैं कि 17 साल के इस लड़के को फांसी की सजा दे दो। सर हमारे यहाँ एक रेपिस्ट जो महिला के साथ इस हद तक अमानवीयता कर देता है जैसी आप सोच भी नहीं सकते, निर्भया के साथ की गई थी, उसको भी सिलाई मशीन और 10,000 रुपए देकर छुट्टी दे दी जाती है जेल से कि बेटा तुम बच्चे हो जाओ। यहां 17 साल का एक बच्चा फेसबुक पोस्ट करता है, कहते हैं उसको फांसी देंगे, वहां पोस्टर लग जाता है कि शरिया के हिसाब से हमको मारने की इजाजत दो। तस्लीम साहब बोले। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सब सुन रहे हैं आपको। जी देखिए, मुझे मालूम नहीं कि 17 साल के इस बच्चे को फांसी देने की सज़ा किसने दी, किसने मांग की है और आप तक ये खबर कहाँ से पहुँची है मुझे मालूम नहीं। मैं जो पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ वो ये है कि वेस्ट बंगाल में जहाँ पर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तकलीफ राकेश सिन्हा साहब और उनके दल को है कि पूरे बिहार, बंगाल और असम को लेके आपको बहुत तकलीफ है कि वहाँ पर मुसलमानों की तादाद पूरे मुल्क के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। कश्मीर के बाद दूसरे नंबर पे असम में, फिर बंगाल में और फिर बिहार में मुसलमानों की तादाद है। तो जाहिर है कि वहाँ पर उस पॉपुलेशन को डाइल्यूट करना आरएसएस का बहुत पुराना एजेंडा है। मैं उस 17 साल के बच्चे की फांसी की बात यकीनन नहीं कर सकता। मैं हिंदुस्तान में शरिया लॉ को अप्लाई करने की बात यकीनन नहीं कर सकता। ये हिंदुस्तान का कैरेक्टर नहीं है, ये हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि शरीयत लॉ हो। ये प्रोपेगेंडा है, कुछ मिस्टीवियस फोर्सेस का प्रोपेगेंडा है जो ऐसा चाहते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहता हूँ कि वो कौन फोर्सेस हैं जो 17 साल के इस बच्चे को प्रमोट करती हैं कि वो फेसबुक पे इस किस्म की पोस्ट डाले। यकीनन उसके पीछे कुछ फोर्सेस हैं और इसकी मिसाल मैं ये देना चाहता हूँ कि 2002 में यहाँ दिल्ली में इंडिया गेट के ऊपर कुरान जलाया गया था। बेकुंठ लाल शर्मा जी प्रेम यहाँ पर एक मेंबर पार्लियामेंट थे, वो 5 बच्चों को लेके आए थे, सब छोटे छोटे बच्चे ही थे, यही 15 साल 16 साल के, और उन बच्चों ने बाद में कोर्ट में बयान दिया हमें मालूम नहीं था कि ये कुरान शरीफ है, बल्कि हमसे कहा गया था ये अरबी फारसी की कोई। सर 1.5 मिनट हो गया हालांकि आपका, लेकिन आप अपनी बात पूरी कर लें, पूरी करें। तो पूरी की पूरी मशीनरी है जो मासूम बच्चों को इस्तेमाल करके ये घिनौनी हरकतें करवाती है। आप फेसबुक पे हैं सर? आप फेसबुक पे हैं? वो निंदनीय हैं सर। आप फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं?
जी हाँ, मैं हूँ फेसबुक। आप लिखते हैं, आपको देखते नीचे कैसे कैसे जवाब आते हैं सर लोगों के? रोज गाली खाता हूँ दोनों जगह। खाते हैं ना सर दोनों जगह? मैं मुझसे ज्यादा गाली नहीं खाता होगा कोई। 100-150 गालियां रोज आती हैं। आपको क्या लगता है? 100-150 गाली रोज आती हैं। आपको क्या लगता है सर, गौरव भाटिया ने स्कूल खोल रखा है इन गाली देने वालों को पढ़ाने का, कि तस्लीम रहमानी को गाली देते रहो बैठ के? यकीनन कोई फैक्ट्री कहीं ना कहीं है जो इसका मतलब जो गौरव भाटिया को गाली दे रहे हैं या राकेश सिन्हा को गाली दे रहे हैं वो आपके स्कूल में पढ़ते होंगे, आप पढ़ाते होंगे उनको फिर तो, क्योंकि गाली तो ये भी खा रहे हैं। तो जो मुझे गाली दे रहे हैं वो इनके स्कूल में पढ़ते होंगे। यही तो मैं कह रहा हूं सर, जो मुझे गाली दे रहे हैं वो इनके स्कूल में। यही तो मैं कह रहा हूं सर, आप लोग छोटी छोटी चीजों को, एक दो लोगों के छोटी छोटी चीजों पूरा आ जाता है सड़कों पर अगर किसी मुस्लिम की लिंचिंग होती है, लेकिन अब जो है कोई बाहर नहीं आ रहा। टीवी चैनल में भी निंदा करने में इनको दर्द हो रहा है। आज प्रश्न ये है, नॉट इन माय नेम गैंग कहां है, अवार्ड वापसी गैंग कहां है? सिर्फ इसलिए कि एक हिंदू बच्चे के साथ नाइंसाफी हो रही है इसलिए चुप्पी साधे? इंसान की जान तो इंसान की जान है, चाहे हिंदू की जान हो चाहे मुस्लिम की जान हो, संविधान सबके लिए एक बराबर है। तो भाई शरीयत लॉ क्यों लगेगा? की फैक्ट्री खोल रखी है सर। आप सर मेरा सवाल नहीं, आज देखिए ये फैशनेबल बात हो गई है कि भाजपा को आप ममता बनर्जी के लिए क्यों नहीं कहते जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, हजारों लोग जिन्होंने मीडिया को रिपोर्टिंग करने से मना कर दिया है बंगाल में, हजारों लोग कोसना आपको ममता बनर्जी को चाहिए। मैं आपको याद दिलाऊंगा आपके लिए ताली बजाने का मन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी से सरकार नहीं है, ताली बजाने का मन कर रहा है। जनता पार्टी तो मजबूती से मीडिया रिपोर्ट नहीं कर पाया। गौरव भाटिया, तस्लीम रहमानी थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए सर, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, झूठ बोला जा रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए। तस्लीम रहमानी सुनिए, अब ट्विटर के जरिए सुनिए, अब सुनिए, झूठ बोला जा रहा है। अब सुनिए तस्लीम रहमानी साहब, सुनिए, लोगों को है वहां, सुनिए ध्यान से, वहां पर ध्यान से, ट्रेन में सीट की लड़ाई को लेकर झगड़ा होता है तो आप लोग कहते हैं कि बीफ खाने पे मार दिया बच्चे को, यहाँ पर लगातार घरों में आग लगाई जा रही है तो आप कह रहे हैं कि झूठ फैलाया जा रहा है। ये है डबल स्टैंडर्ड सर। कम से कम कहीं अगर कुछ हो रहा है तो उसकी तरफ से आंखें तो मत बंद कीजिए। 4 दिन से आप टीवी चैनल पर बैठ रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं झूठ बोला जा रहा है। आपको शर्म भी नहीं आती है कहते हुए? आप खुद आपको ये कहते हुए शर्मिंदगी भी नहीं होती कि झूठ बोला जा रहा है, जबकि आप झूठ को सच बनाकर पेश करने का काम करने के लिए जंतर मंतर पे धरना देने बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ सच भी आपके सामने रखा जाए तो आप कहते हैं कि झूठ बोला जा रहा है। विक्रम सिंह के पास मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले राकेश सिन्हा काउंटर करना चाहते हैं इनकी बात को। हजारों लोग जख्मी हो गए, डेटा दीजिए क्या है सोर्स आपके? अरे रहमानी साहब सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। आप शरिया लगाना नहीं चाहते, टीवी पे कहते हैं, लेकिन वहां पोस्टर लगता है कि इसको पत्थरों से मार मार के मारेंगे। सुन लीजिए, पूरे देश में आपने प्रोपेगेंडा किया कि जुनैद की हत्या के पीछे विचारधारा काम कर रही है, जबकि कोई विचारधारा काम नहीं कर रही थी, क्राइम था। और आज जब एक घटना नहीं घटी, दूल्हागढ़ से लेकर मालदा होते हुए आज की घटना के बाद तमाम लोग ये कह रहे हैं कि कुछ शरारती तत्वों ने किया। अरे आई नहीं कोई आवाज। सरस्वती पूजा नहीं करने दिया जा रहा है, दुर्गा पूजा नहीं करने दिया जा रहा है, काली की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। जहां जहां मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है वहां हिंदू असुरक्षित क्यों हो रहा है, यह सवाल पूरे राष्ट्र के सामने है। इसको बिना लाग लपेट का इस पर विमर्श करना पड़ेगा। भारत के मुसलमानों को भारतीयकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए भारत की सभ्यता, संस्कृति और बहुमत के साथ रहने की आदत सीखनी होगी, अन्यथा इस देश को आप कहां ले जाना चाहते हैं? जो कश्मीर में हुआ, क्या बंगाल को कश्मीर बनाना चाहते हैं? क्या सुहरावर्दी के शासन को ममता बनर्जी के शासन में परिणत करना चाहते हैं? कि जहां बंगाल के हिंदू मालदा से माइग्रेट करना चाहते हैं, 24 परगना से हिंदू भारत से बाहर आना चाहते हैं? इन परिस्थितियों से निकलने के लिए आपको दोहरे मापदंड से बाहर आना पड़ेगा। देखिए, क्राइम है, जो दंगा जहां होता है उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। मैं एक चीज और उस राज्य, एक बात मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी की सरकार जानबूझकर पश्चिम बंगाल को 2 भागों में विभाजित करना चाहती है, चूंकि वो 22% मुस्लिम वोटों को सिक्योर करना चाहती हैं। ये उनकी राजनीति है, उस राजनीति में पश्चिम बंगाल जल रहा है। मैं एक सेकंड एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा होता है विक्रम सिंह जी, क्या ऐसा होता है कि एक राज्य में दंगा हो रहा हो, एक जगह पर लोग एक दूसरे के घर जलाने पे आमादा हो, औरतों को दौड़ा लिया जा रहा हो, बच्चों को चोटें लग रही हो और पुलिस को आदेश हो कि आप चुपचाप देखते रहो? और क्या यह संभव है कि एक घटना के 4 दिन बाद भी आपके पास केवल एक बच्चा गिरफ्तार हो जिसने फेसबुक पोस्ट लिखा था, बाकी के बारे में सरकार कोई जानकारी देने को तैयार ना हो?
रोहित जी, इस भयावह स्थिति के पीछे मैं पूरी तरह ममता बनर्जी की सरकार को और वहां की पुलिस को मैं मानता हूं। पुलिस को इस प्रकार के इलीगल और अवैधानिक आदेश का पालन नहीं करना चाहिए था। पुलिस के पास 2 ग्रंथ हैं, इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम, जिसका पूर्वाभ्यास हर महीने होना चाहिए। जो भी शातिर अपराधी हैं, जो भी गुंडे मवाली हैं, उनका पता और उनके बिल्कुल गले तक पहुंचने में पुलिस को वक्त नहीं लगना चाहिए। ममता जी जब केशरीनाथ त्रिपाठी जी को कुछ नहीं समझती हैं, तो पुलिस और इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम को क्या समझेंगी? और बांग्लादेश के घुसपैठी कोई आज नहीं है। मैंने भी बड़े बड़े दंगे देखे हैं, लेकिन 303 की सॉलिड गोली जब चलती है, सामने बलवाई 50 गज एम फायर, तो अच्छे अच्छे दंगाइयों की छोड़ करके भाग जाते हैं। लेकिन आपने वहां के राइफलों को आपने बिल्कुल उसमें जंग लगवा दिया। AK-47 पे आपने जंग लगवा दिया। टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे अगर गोली चलवा देते तो हताहत हो जाते। तो हमारी बलवा ड्रिल किस लिए है? हमारी राइफल और कारतूस क्या दुर्गा पूजा पे पूजन के लिए है? वो इसीलिए है कि वक्त आने पर माकूल उत्तर दिया जाए बलवाइयों को, घुसपैठियों को, अपराधियों को। और इतने बड़े बवाल के बाद आपने रासुका का एक भी आपने निरुद्ध नहीं किया। आपने एक भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आए। आपने दरअसल फ्री फॉर ऑल करके छोड़ दिया। और गवर्नर ने हस्तक्षेप इसलिए किया था क्योंकि संवैधानिक मशीनरी चरमरा गई थी। ये एक संवैधानिक उत्तरदायित्व है। लेकिन आपकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स और सोहरावर्दी की चरण चापन करने में आप पीछे नहीं हैं। तो वक्त आ गया है कि बंगाल की जनता इनके खतरनाक खेल को समझ ले कि इनकी तुष्टीकरण की नीति अब चलने वाली नहीं है। और पुलिस को भी चाहिए केवल संविधान के प्रति उत्तरदायी रहे और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से उसका अनुपालन सुनिश्चित करे। दंगा नियंत्रण योजना में जो आपके मवाली गुंडे और सांप्रदायिक गुंडों की सूची है, उनको निरुद्ध करें। जयदीप, आप सुन रहे हैं, एक एक्स पुलिस ऑफिसर ये कह रहा है, तो आप मैं पूरी तरह से पुलिस को जिम्मेदार मानता हूं। लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस स्टेट के कंट्रोल में ना रहे। आप ये चाहते हैं कि अब पुलिस जो है वो स्टेट के कंट्रोल में ना रहे, तमाम स्टेट्स की पुलिस वो भी सेंटर के कब्जे में आ जाए या इंडिपेंडेंट हो जाए। रहमानी जी, स्टेट में कोई होल्डिंग नहीं होना चाहिए। सरकार को नहीं तो जो आए उनको बोलने दीजिए। ऐसी सरकार संविधान के विपरीत काम कर रही है। रहमानी गौरव भाटिया, प्लीज जयदीप को सुन लीजिए एक बार। वो टीएमसी का पक्ष रख रहे हैं। जयदीप, विक्रम सिंह साहब कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस का फेलियर है। सिचुएशंस अभी सिचुएशंस कंट्रोल में है। अभी सिचुएशंस कंट्रोल में है, लेकिन 2 दिन पहले जब इंसिडेंट हुआ उस टाइम पुलिस को मोर एक्टिव होना चाहिए था। पुलिस को मोर एक्टिव होना चाहिए था क्योंकि पुलिस उस टाइम एक्टिव नहीं थे। एवं एक्टिव होने के ये तो खुद सीएम भी बोला, जो पुलिस उस टाइम थोड़ा सा एक्टिव ने थोड़ा मोर एक्टिव होना चाहिए था। सर ये बताइए ना, तो अभी सिचुएशन सर ये बताइए ना, 4 दिन में कितने पुलिस वालों पे कार्रवाई हुई? हम लोग का तो नहीं पकड़े गए, कितने पुलिस वाले पकड़ लिया आपने एक्टिव होने की वजह से उन पे कार्रवाई की सरकार ने? बताइए ना सर। लेकिन कितने अफसरों को हटा दिया, कितनों को सस्पेंड? पुलिस तो मैं तो खुद ही बोला, मैं तो डिनाई कुछ नहीं किया। जो 2 दिन तक पुलिस उधर इनएक्टिव थे, 2 दिन तक पुलिस को मोर एक्टिव होना चाहिए था। पुलिस को मोर एक्टिव होना चाहिए था क्योंकि मोर एक्टिव होने के लिए ये दांगा नहीं हो, तो थोड़ा सा इसको हिंदू लोग का जिसका घर जला दिया वो सब ये सब नहीं होता। तो ये तो हम लोग, मैं तो आपको पास खुद ही तो बोला जो नहीं का कोई बात नहीं है, लेकिन अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। बता रहे हैं साफ साफ बैठ के, कम से कम सब देख रही है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि झूठ है। रोहित जी, कम से कम इन्होंने सच का बखान तो आंशिक रूप से किया। मैं एक सवाल है, आप बता दीजिए कि किस देश में एक मंत्री, किसी राज्य का मंत्री कहे कि मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी मिनी पाकिस्तान है, और डॉन जो पाकिस्तान अखबार है उसने 29 अप्रैल 2016 को इसे प्रथम पृष्ठ पर छापा कि पश्चिम सेपरेट इशू। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, देखिए ये जो हो रहा है, आपने पुलिस से जो अपेक्षा की, जब एक व्यक्ति कह रहा है कि मंत्री कह रहा है कि मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी मिनी पाकिस्तान है, तो क्या संदेश जाता है पुलिस को? वहां का डीएम एसपी किस आधार पर काम करेगा? आप एक जवाब दीजिए। दूसरा एक और छोटा सवाल, काजी मासूम अख्तर को राष्ट्रगान गाने पर पिटाई की गई, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? राष्ट्रगान गाने पर पिटाई किए गए व्यक्ति को ही दोषी ठहराया गया। अरे तस्लीम साहब, आप बताइए, राष्ट्रगान गाने पर पिटाई होनी चाहिए? राष्ट्रगान गाने पर पिटाई होनी चाहिए? ये अवार्ड वापसी ग्रुप क्यों नहीं जा रहा है? अवार्ड वापसी ग्रुप, देखिए आरएसएस की प्रार्थना गाने पर पिटाई नहीं हुई थी, नमस्ते सदा वत्सले पर पिटाई नहीं हुई थी, तब मैं मान सकता था
आप चुप रहे थे। जनगण मन अधिनायक गाने पर जब पिटाई होती है तो तस्लीम रहमानी साहब ये अवार्ड वापसी ग्रुप, ये नॉट इन माई नेम का ये जो गैंग है, क्या कर रहा था? क्यों नहीं आवाज निकल रही है? आप बिहार में, ये लंदन से लाहौर तक क्या कहने गए थे? जुनैद को हिंदू ने मारा, जुनैद के पीछे हिंदू मेजोरिटेरियन ने जमा। 1960 पूरे हिंदुस्तान को बदनाम करने वाले लोग आप असम में, बिहार में और बंगाल में आपका मूवमेंट और आपकी किस तरीके की एक्टिविटीज है, आप किस तरह की एक्टिविटी की बात कर रहे हैं? दो घटनाओं का मैंने जिक्र किया है। हिंदुस्तान की जनता आप धमका सकते हैं, आप धमका सकते हैं, आप हिंदुस्तान की तनहा अकेले जनता नहीं है, आप धमकाने का काम कर सकते हैं। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है जो बंगाल की सरकार को बचा के और ममता बनर्जी जी, और सुनिए हम बचा के रखेंगे। आप चाहे जितना आप कैसे बचा रहे हैं दिख रहा है, कैसे बचा रहे हैं सर आप दिख रहा है, कैसे बचा रहे हैं आप दिख रहा है, फांसी की मांग करके फेसबुक पोस्ट पे और पत्थरों से मारने की सजा देने की मांग करके शरिया कानून लगा के आप बचाना चाहते हैं ना सर तस्लीम रहमानी, वो दिख रहा है। आप कहते हैं पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो झूठ है, ये सर दिख रहा है। आप कैसे बचाना चाहते हैं? आंख को पट्टी बांध के बैठ गए सर, जुनैद की मौत पे आप वहां पे काली पट्टी बांध रहे थे, इसकी मौत पे आपने आंख पे काली पट्टी बांध दी। आपको शर्म आनी चाहिए। आपका सोर्स क्या है खबर का मुझे नहीं मालूम। आलोक शर्मा सर, किसी ने डिमांड नहीं किया। आप फेसबुक ट्विटर पे गाली खाते हैं इसलिए खाते हैं, मुझे नहीं मालूम। आप कह रहे हैं फेसबुक ट्विटर पे गाली खाता हूं इसलिए खाते हैं सर। टीवी देखिए आपको सोर्स पता लग जाएगा, अखबार पढ़िए आपको सोर्स पता लग जाएगा, टीवी देखिए सोर्स पता लग जाएगा, नहीं हो तो रेडियो सुन लीजिए सोर्स पता लग जाएगा। मुझे मालूम है आपके आप रहने दीजिए, डाउटफुल आप रहने दीजिए सर, आप टीवी देखिए अखबार पढ़िए सोर्स पता लग जाएगा और ये भी पता लग जाएगा ट्विटर फेसबुक पे लोग आपको गालियां क्यों देते हैं। आलोक शर्मा मैं आपके पास आ रहा हूं, इनकी आवाज बंद है, आप शांति से अपनी बात रख मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। की आवाज बंद है। अब मैं आलोक शर्मा, गौरव भाटिया, आप दोनों से एक एक सवाल ले रहा हूं। रोहित जी मैं एक एक सवाल ले रहा हूं। विक्रम जी एक सेकंड, पहले इन दोनों से एक एक सवाल ले लूं, कांग्रेस बीजेपी से। आलोक शर्मा, कांग्रेस के लिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों नहीं है जितना बड़ा सहारनपुर होता है, जितना बड़ा मुजफ्फरनगर होता है? क्यों नहीं आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे? क्यों नहीं आप लोग सड़कों पे हैं? क्यों नहीं राहुल गांधी का दौरा हो रहा? क्यों नहीं सारी मीडिया राहुल गांधी के पीछे पीछे वहां जा रही? क्यों वहां की तस्वीरें टीवी पर नहीं आ पा रही हैं? क्यों वहां की खबरें अखबार में नहीं छप पा रही हैं? ये तो टीवी अगर वहाँ पर अपने वहाँ के पिक्चर्स को नहीं दिखा पा रहा, उसके लिए भी अगर कांग्रेस दोषी है तो मैं समझता हूँ ये आपकी सोच हो सकती है। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर आज जिस तरह के हालात हैं, परसों इतना भारी दंगा हुआ, आज भी शांति इसलिए है कि वहाँ पर तेज बारिश है सुबह से। अगर वहाँ पर दो नेता और पहुँच जाएं, बीजेपी तो चाहती है कि वहाँ पर पूरी इस तरह से काम हो जाए। 3 एमपी पहुंच गए, वो एमपी क्या करने गए थे मुझे अभी तक समझ नहीं आया था। ये आपको मुझे में याद नहीं था। अरे भाई जहां पर ये आपको मंदसौर में याद नहीं था। अरे भाई अखलाक की तुलना 144 लगी थी, आप उड़वा के गए। 144 लगी थी मंदसौर में, किसान मर गए थे। बोल लीजिए यार, तब आपको याद नहीं था कि यहाँ पे दंगा भड़क सकता है और जहां आपके अपने विधायक आग लगा रहे थे। आप बिल्कुल चिल्ला लीजिए यार, गजब कर रहे हैं यार, आप तो बिल्कुल पत्रकारिता कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आलोक जी? मुझे पत्रकारिता सिखाने के बजाय आप अपनी पार्टी की राजनीति को शुरू कीजिए। आप लोग को धारा 144 वहां नहीं दिखी थी। अरे आज आप कह रहे हैं कि दंगा भड़क जाएगा राहुल गांधी जाएंगे तो। अरे भाई सुन लेंगे आप, सुनेंगे आप जरा। मंदसौर की घटना की तुलना अगर 24 परगना से करेंगे तो जरूर सहारनपुर कर लीजिए सर, अखलाक की घटना की अगर 24 परगना से करेंगे तुलना। अरे सर बिल्कुल मुजफ्फरनगर, अरे सर मुजफ्फरनगर में भी जो हुआ उसको 12/7 से नहीं कर सकते तुलना अभी आप। हाँ सर, किसी की तुलना आप गलत कह रहे हैं अभी भी। हाँ सर बिल्कुल। और अगर आप तुलना करके कह रहे हैं कि वो भी घटना वही थी और वो भी घटना वही थी, तो आप समझ लीजिए कि आप बिल्कुल उसको भड़काना चाहते हैं बीजेपी के साथ। राहुल गांधी थे, यहाँ राहुल गांधी नहीं है। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ बंगाल के अंदर। अरे सर सुन लीजिए जरा, रोहित जी जरा सुन लीजिए, जाना चाहिए नहीं कुछ, क्योंकि राहुल गांधी नहीं है। रोहित जी बहुत संवेदनशील विषय है। रोहित जी बहुत संवेदनशील विषय, आप लोगों ने मजाक बनाया आलोक जी। अगर आप लोगों ने सीरियसली इस विषय पर उसी तरीके से ताल ठोक दी होती तो ये संवेदनशील विषय उतना ही संवेदनशील रहता। हमने तो लेकिन आप लोगों ने मजाक बनाया। आप जुनैद की बात पे बाप पे पट्टी बांधते हैं, लेकिन इस बच्चे को फांसी की सजा दिए जाने की मांग पे सैकड़ों लोगों के घर जल जाने पे आंख पे पट्टी बांध लेते हैं। सर ये फर्क है, सर ये फर्क है। मैं समझता हूं कि अगर जुनैद के साथ गलत हुआ और आज अगर हिंदू किसी परिवार के साथ गलत हुआ, दोनों घटनाएं एक जैसी हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जुनैद की हत्या को आज आप यहां स्टूडियो में बैठ के खुद ही क्लीन चिट दे रहे हैं कि वो तो सीट का झगड़ा था। आपको किसने बता दिया? आप गए थे वहां? मैं समझता हूं संवेदनशील विषय, शांति से इसको डिस्कस कर रहे हैं। आप साथ बैठे हुए थे, आपने बीफ का थैला खोला था सर वहां पर, या आप मारने वालों में शामिल थे वहां? रिपोर्ट, अरे सर वहां की पुलिस की बात रख रोहित जी,
वहां के 4 आई विटनेस थे जिन्होंने मीडिया के साथ, और जब अखलाक में पुलिस की रिपोर्ट ने कह दिया था कि गाय का मांस था, उसको आप आज तक मानने को तैयार नहीं है। हम यहाँ तब बैठकर पूरी तरह आप लोग सिलेक्टिवली अपनी राजनीति चमकाने के लिए विषयों को मोड़ते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, उसके बाद लोगों के ऊपर थोप देते हैं। मतलब इस तरह से चिल्लाएंगे। जुनैद को मारने वाले हिंदू हो जाते हैं, बंगाल में आग लगाने वाले कट्टरपंथियों की भीड़ कहलाती है। विक्रम सिंह जी आप बोलिए, गौरव उसके बाद आप बोलिएगा प्लीज। मैं केवल एक कहना चाहता हूं, विक्रम सिंह जी बोलिए। 10 बार आपने किया। विक्रम सिंह जी बोलिए। किसने किया बताइए। दूसरा विषय मेरा ये था कि आप बार-बार घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आपका जो मुद्दा है, घुसपैठ को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। मैं जानना चाहता हूं दिल्ली से कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए चले गए, आसाम से कितने घुसपैठिए वापस चले गए, और वेस्ट बंगाल से कितने चले गए। अभी मोदी जी ने पिछले 3-3.5 साल में अगर एक बार भी घुसपैठ की आलोचना नहीं कर पा रहे हैं, बता दीजिए। घंटे के बाद आप आए मुद्दे पे कि कैसे टॉपिक को शिफ्ट किया जाए दूसरी तरफ। ममता लेकिन ये हो नहीं पाएगा सर। मांग कीजिए यदि हिम्मत है तो। पहले विक्रम जी बहुत अच्छा है। शर्मा जी प्लीज रुक के। रोहित जी, विक्रम जी बोलिए। रोहित जी, बांग्लादेश के अवैधानिक इलीगल इमिग्रेंट्स को अगर हम अपनी अमानत मांगे, उनको वोटर्स आईडी दे दें, उनको अपना वोट बैंक बना दें, और हमारे जो भी संवैधानिक जो सिंबल्स हैं, चाहे राष्ट्रगीत हो, चाहे संविधान हो, या चाहे हमारे कोई भी सिंबल्स हो, नेशनल फ्लैग हो, उसका अपमान करने वाले को हम सजा न दें, उसकी तरफ हम पीठ कर लें। एक इमाम है वो कहते हैं कि हम लाल बत्ती नहीं उतारेंगे और कोई एक्शन नहीं होता है। इस प्रकार के अशोभनीय, अब समय ये आ गया है कि इस प्रकार के अपराधों का पंजीकरण होना चाहिए बंगाल में, लेकिन उसका विचारण होना चाहिए दिल्ली में या कहीं अन्य स्टेट में, और सीबीआई उनकी तफ्तीश करनी चाहिए। क्योंकि हमें नहीं लगता कि ममता बनर्जी के शासनकाल में इस प्रकार में कभी कोई एफआईआर होगी या उसमें कोई सजा होगी तो उसमें कोई कार्रवाई होगी। इस पर मैं समझता हूं कि जो विद्वान एडवोकेट्स हैं, गौरव भाटिया जी वगैरह, ये इस पर जरा संस्तुति करें कि इस प्रकार के राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध अगर स्टेट कार्रवाई नहीं कर रहा है तो सेंटर मूक दर्शक बन के नहीं बैठ सकता है। आप इलीगल बांग्लादेश माइग्रेंट्स को अपनी अमानत मानते हैं, राष्ट्र विरोधी तत्वों को, ठीक, उनको राष्ट्र विरोधी तत्व मानिए। जो राष्ट्र देश संविधान को नहीं मानता है, शरीयत की बात करता है, उसके विरुद्ध कार्रवाई का समय आ गया है। गौरव भाटिया बोलिए। रोहित जी देखिए, वहां पे जो संवैधानिक तंत्र है वो पूरा चरमरा गया है। मीडिया रिपोर्ट नहीं कर सकता है, गवर्नर को अपशब्द कहे जाते हैं। गवर्नर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी मुख्यमंत्री संविधान के हिसाब से सरकार चला रहा है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बरकती जैसे, मौलाना बरकती वो हैं जिन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी को के ऊपर जो भी कोई आपत्तिजनक कार्य करेगा उसको 25 लाख रुपए देंगे। वो ममता बनर्जी के साथ स्टेज शेयर करता है और उनके एमपी इदरिस अली के साथ दिखाई देता है और उसको पूरी छूट दी जाती है। अब ये जो 17 साल का बच्चा है, भारत में जो कानून है जुवेनाइल कानून के हिसाब से उसको ट्राई किया जाएगा, या सिर्फ मुस्लिमों का वोट पाने के लिए ममता बनर्जी दूसरी तरफ देखने लगेंगी। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि वहां पे हिंदू जो हैं वो ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे वेस्ट बंगाल की सरकार उनकी सरकार ना हो और ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किया जा रहा है। एक बात और कहूंगा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सारी एफआईआर ऑनलाइन कर दी जाएंगी। क्या वेस्ट बंगाल में ये एफआईआर ऑनलाइन की नहीं की? जानबूझ के छुपाने के लिए वो ये भी नहीं चाहते कि सच बाहर निकले, किन धारा में बच्चे के ऊपर क्या पैगाम फैला रहे हैं? जनता को नहीं पता चल पा रहा है। क्या ये पॉसिबल है? पूरी तरह से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आज 14% वायलेशन हो रहा है। वो जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, रिपोर्ट मान ली है गवर्नर से और रिपोर्ट आने का हम इंतजार करेंगे। मुसलमान से आप 80% हिंदू जो पूरा का पूरा गवर्नर रहमानी जी ममता बनर्जी की निंदा करेंगे। आपसे डर लग रहा है? आज धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे लोग, बताइए। आप नॉट इन माय नेम गैंग हिंदू, नॉट इन माय नेम गैंग आज कहां चला गया है? उनको चुप्पी साध ली उन्होंने। बोलते रहिए एक साथ, बोलते रहिए एक साथ, किसी को समझ में नहीं आ रहा जिसके ऊपर ये हो रहा है। पैगाम चला रहे हैं? एक चीज आप बिला वजह में अपने आप को मजलूमियत का चोला पहन के आप जुल्म करना चाहते हैं। सर तो चोला तो आप पहन लीजिए ना, चोला पहन लेते हैं। आप तो विक्टिम सिंड्रोम में मास्टर रखते हैं तस्लीम साहब।
अगर हम एक सेकंड रुक जाइए, आप कत्ल भी करें तो आप मुल्जिम नहीं है। हम अगर अपना जख्म भी दिखा दे तो हम लोग आवाज बंद, किसी ने शरीयत एक्ट नहीं मांगा है, अब आप दोनों की आवाज बंद है, लागू है। आवाज बंद है आप दोनों की। अब आप लोग ऐसे ऐसे करते रहे, दिखते रहेंगे, केवल किसी को आवाज नहीं जाएगी। तस्लीम रहमानी साहब समझिए, आवाज बंद कर दी है सर सबकी, सबकी आवाज बंद है अभी। ठीक है, चिल्लाते रहिए आप चाहते नहीं कि लोगों को आपकी बात सुनाई दे और समझ में आए, तो मैं खुला छोड़ देता हूं, आप 20 मिनट और चिल्ला लीजिए, हम ब्रेक भी नहीं लेंगे उसमें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोगों को समझ में आए, एक एक करके बोल लीजिए। पढ़े लिखे लोग हैं आप, सभ्य समझते हैं लोग आपको। रहमानी साहब आप अब भी चिल्ला रहे हैं, मैं आवाज खोल दूं कुछ सेकंड के लिए, आपके लोगों को समझ में आ जाए। जो विक्टिमहुड सिंड्रोम बताते हैं बार बार आके कि हाय हमारे साथ ऐसा हो गया, वो डिबेट्स में क्या करते हैं? खोलिए रहमानी साहब की आवाज। थोड़ा सुनना भी सीखिए, दूसरों को सुनिए, तथ्यों पे बात कीजिए। आप लोग चिल्लाने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर। नहीं, खूब सुनना है, खूब सुनते सुनते ये आलम हो गया है। बहुत सुन लिया है, बहुत सुन लिया है। ये भी डिबेट को डिरेल करने अब आप भी सुनने की आदत डालिए। ऐसा है तस्लीम रहमानी साहब, कहीं और सुन के आए तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन मत निकालिए। 1 घंटे का कार्यक्रम है, उस 1 घंटे के हिसाब से बात कीजिए। मुझे नहीं पता आप अपने जीवन में किससे कहां क्या सुनते हैं और उसका फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकालते हैं। मैं तो हर जगह सुनूंगा और सुनाता हूँ। हाँ, हर जगह का फ्रस्ट्रेशन यहाँ मत निकालिए, अपने घर का फ्रस्ट्रेशन यहाँ मत निकालिए। सच बोलेंगे प्लीज, जिस तथ्य पे बात हो रही है उस पे बात कीजिए। सच और दूसरों को सुनना भी सीखिए, दिखाएंगे, दूसरों को सुनना भी सीखिए। आईना खुद भी देखिए, आईना खुद भी देखिए, कैसे लगते हैं आप चिल्लाते हुए दूसरों के ऊपर, जब दूसरा भी बोल रहा है और आप भी बोल रहे हैं लगातार, है ना? इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा यूट्यूब पे निकाल के थोड़ी देर के बाद। जब आपको समय दे रहे हैं पर्याप्त, उसके बाद भी आप चिल्लाए चले जा रहे हैं। देखेंगे, जरूर देखेंगे, फिर भी आप चिल्लाए चले जा रहे हैं। दूसरों को सुनना तो सीखिए कम से कम। और जब आपको समय मिल रहा है पर्याप्त, बारी बारी से हम आपके पास आ रहे हैं, उसके बाद भी आप चिल्लाए चले जा रहे हैं। जी आप किसके पास जा रहे हैं मुझे मालूम है। ऐसा और है, आप जाइए जहां जाना है आपको। क्यों नहीं जा रहे हैं आप? तस्लीम रहमानी, मैं आप ही के पास आ रहा था, मैंने 2 बार बोला कि तस्लीम रहमानी के पास चलते हैं, उसको आप सुनेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, आप चिल्लाते चले जाएंगे, तो कैसे आपको पता लगेगा? और फिर आप विक्टिमहुड का सिंड्रोम प्ले करेंगे कि हाय मेरे को तो बोलने नहीं दिया, ये तो आरएसएस वाले से बुलवा रहे थे। ऐसा है। अब मुझे ये बता दीजिए सीधे सीधे, आप यहाँ बैठ के भाषण दे रहे हैं, 4 दिन से मैं टीवी चैनलों पे आपको चिल्लाते हुए देख रहा हूँ। एक बार बंगाल के बारे में, बंगाल की सरकार के लिए भी कुछ बोल देते, एक बार उन लोगों के लिए भी बोलते जो जंतर मंतर पे नारे लगा रहे थे आके कि ये देश रहने लायक नहीं रहा, उनसे बोलते कि हाँ वाकई अब भी आपको आना चाहिए और मैं आऊंगा आपके साथ। उनसे भी बोलते जो काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ रहे थे, उनसे कहिए कि एक बार फिर काली पट्टी बांधे। क्यों नहीं कहते उनसे आप? क्यों एक तरफा आपका सब कुछ? आपने मुझे सुना है क्या? आपने मुझे सुना है क्या? मैं बंगाल पे सिर्फ 1 मरतबा बोला हूं। मैं सिर्फ कल रात को बंगाल में 1 मरतबा बोला हूं, और उस वक्त भी वहां पर इसी तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है जैसे अब मुस्तकिल अफवाहें फैलाई जा रही है बंगाल के बारे में। मैंने कल भी कंडेम किया कि कम्युनल वायलेंस किसी हैसियत से नहीं हो, कहीं भी हो, वो निंदनीय है, उसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन कम्युनल वायलेंस के नाम पर एक जमहूरी तौर पर चुनी हुई सरकार को गिराने की अगर साजिश की जाए तो ये सियासत है कम्युनलिज्म के नाम पर, उसकी भी बर्दाश्त की जानी चाहिए, उसे भी कंडेम किया जानी चाहिए। आपने इस देश में जो राइट कंट्रोल हो गया, दूसरों कहते हैं झूठ फैला रहे हैं, आप खुद बैठ के झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे कितने दंगों में सरकारें गिरी इस देश में? बताइए, एक बताइए इतिहास में कौन सी सरकार दंगे की वजह से गिर गई? 1984 में सरकार गिर गई, 2002 में सरकार गिर गई, भागलपुर में सरकार गिर गई, सहारनपुर में सरकार गिर गई, मुजफ्फरनगर में सरकार गिर गई, अखलाक की मौत से सरकार गिर गई। कोई झूठ आप बोल रहे हैं बैठ के यहां पर। मैं एक सवाल इनसे पूछ लूं? बोलिए राकेश जी। तस्लीम साहब, एक बड़े अब ठंडे दिल से हम लोग बहस करें। एक चीज बताइए कि इकबाल की भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका थी? यही भूमिका थी ना कि पाकिस्तान की जड़ जमीन तैयार किया, जो हमारा एक शत्रु देश है, भारत माता का विभाजन किया। उसके ऊपर ममता बनर्जी 500 करोड़ रुपया खर्च कर देती हैं। उस राज्य में प्रत्येक, देखिए हज हाउस बनने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रत्येक जिले में हज हाउस बनाती हैं और सिर्फ इतने सालों में सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेज खुल पाता है। आप बताइए कि 500 करोड़ जो इकबाल के नाम पर ममता बनर्जी ने खर्च किया, वो वोट बैंक की राजनीति, देश के प्रति द्रोह करके देश का विभाजन करने वाले का महिमा मंडन था या नहीं था? आवाज उनकी कट गई है फिलहाल। विक्रम सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं आलोक शर्मा और जयदीप साहब के पास जाऊंगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि विदेशी शक्तियों के टुकड़ों पे
विदेशी शक्तियों के टुकड़ों पे पलने वाले लोगों का अब उनका अनावरण होना ही चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। कि अगर वहां पर कोई मरता है तो उसका खून सफेद है, और कोई मरे तो उसका खून लाल है। सेलेक्टिव अयूब पंडित सब मारे जाते हैं तो उसके बारे में कोई चर्चा नहीं, लेफ्टिनेंट उमर शहीद होते हैं तो उसकी कोई चर्चा नहीं। हम लोग किस देश में जिंदा हैं? मैं अपने सभी प्रबुद्ध और सभी विद्वान पैनलिस्ट से निवेदन करूंगा कि कम से कम ये देख लें कि संविधान में या तो हाँ है या ना है। ये बीच की कड़ी और सेलेक्टिव आउटरीच, ये हमारे बौद्धिक और दिमागी दिवालियेपन का द्योतक होता चला जा रहा है कि एक तरफा हमारा जो सेलेक्टिव आउटरीच है ये हमें शोभा नहीं देता है। राष्ट्रहित में ये आवश्यक है कि पुलिस को खुदथल न बनाए, न ही उनके हथियारों को जंग लगने दें। ये पुलिस अगर आज खुदथल हो गई और निष्प्रभावी हो गई तो ये ममता बनर्जी को भी नहीं बचा पाएगी। जयदीप साहब, ममता बनर्जी की सरकार ने पुलिस को हथियार बनाया अपनी राजनीति चमकाने के लिए है, और आज आप पुलिस पे ठीकरा फोड़ रहे हैं कि पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया। नहीं, ये बात सही नहीं। पुलिस तो देखिए, पुलिस को तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत लोग रहता है। इसमें तो सब कुछ तो सब ऑलवेज तो कंट्रोल का नहीं होता, सीएम का कॉग्निजेंस में नहीं आता। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको जांच करना चाहिए खूब थॉरोली जी, इसके पीछे कोई विदेशी शक्ति का मदद है कि नहीं है, आईएसआई का कोई मदद है कि नहीं है, इसको देखना चाहिए। क्योंकि इट्स ए वेरी बॉर्डर एरिया, वेरी सेंसिटिव एंड टची एरिया, क्योंकि जिधर इंसिडेंट हुआ उधर से बॉर्डर 1 किलोमीटर का बॉर्डर है। अच्छा। तो इधर का जामात लोग उसका भी बहुत ज़्यादा जामात लोग है, इसको जांच करना चाहिए सेंट्रल एंड स्टेट का बहुत तरफ से। दूसरा चीज़ जो है आपका, मैं एश्योरेंस मैं एज ए लॉयर और मैं एज ए सिटीजन ऑफ वेस्ट बंगाल मैं आपको देता हूँ, जो लड़का को फेसबुक में देने के बाद ऐसा एलिज्ड इंसिडेंट हुआ, तो एलिज्ड उनका फांसी चलाने के लिए जो डिमांड है, ये सब भोगस डिमांड है। उसका एज पर कानून जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कानून है उसका ऊपर ही उनका जांच होगा, लेकिन कोई शरीयत आइन इधर नहीं चलेगा। मैं आपको ये एश्योरेंस कर सकते, जो शरीयत कानून स्टार्ट करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं वो ऐसा नहीं होगा। ये सब डिमांड बोगस डिमांड है। तो क्योंकि वेस्ट बंगाल and Bosirhat and others is a territorial part of India, and it was a territorial part of India. Now it is a territorial part of India and will be the territorial part of India. So we have to maintain the peace. एंड पहले मेरा जो है जमात और आईएसआई ये बॉर्डर एरिया में बहुत स्ट्रांग है, इसको इमीडिएटली खत्म करना चाहिए। जमात और आईएसआई का जो एजेंट है इसको खत्म करना चाहिए। तो आपको लगता है कि बॉर्डर के पार से ये सब कुछ हो रहा है, बॉर्डर के इधर से ये लोग मेन कॉन्स्पिरेटर है, ये लोग मेन कॉन्स्पिरेटर है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेटर यहाँ पर भी आईएसआई का हाथ है। गौरव भाटी, हालांकि मैं आलोक जी के पास जाना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए उनकी बात। इट इज माय पर्सनल ओपिनियन। इट इज ओके गौरव, मुझे लगता है उनको जवाब देना चाहिए आपको। इट इज माय पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं, और मैं साथ में इतना निवेदन भी करूंगा कि ये जिम्मेदारी बनती है ममता बनर्जी जी की कि मीडिया को पूरी तरह से वहां फ्रीडम दे रिपोर्ट करने के लिए। अगर उन्हें कुछ छुपाना नहीं है तो मीडिया को क्यों नहीं रिपोर्ट करने दे रहे। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि सारे तथ्य सामने आने चाहिए। दूसरा वर्जन क्यों फ्लोट करे, क्यों रूमर्स हो। ममता बनर्जी जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश की जनता को, देश की जनता को आश्वस्त करे कि कार्रवाई होगी और धर्म को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। जो आरोपी होंगे उनको सजा मिलेगी। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा, आलोक जी कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता कि राहुल गांधी जी वहां जाएंगे तो दिक्कत होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर सकते हैं राहुल गांधी जी और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, कि नहीं निंदा तो कर सकते हैं वेस्ट बंगाल की सरकार के। ये किस तरह की राजनीति है कि अगर हिंदू पे अत्याचार हो तो कांग्रेस चुप्पी साध लेती है और कोई वक्तव्य नहीं देती। यही शर्मसार है। आप मत जाइए वहां वेस्ट बंगाल, कम से कम निंदा तो करिए। आलोक जी ने निंदा की तो अभी, गौरव जी सुना नहीं क्या आपने? तब पहले 1.5 मिनट निंदा ही तो की उन्होंने। जी देखिए, मैं समझता हूं पूरी तरह से मैंने कठोर शब्दों में निंदा की। अब कौन कहां जाएगा ये बीजेपी तय नहीं करेगी।
राहुल गांधी जी कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बीजेपी तय नहीं करेगी, हम तय मैंने वरिष्ठ मुद्दे की बात की मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मैं दो इश्यूज को लेना चाहता हूं। गांधी जी की बात कर रहा हूं, जो वरिष्ठ नेता मानते हैं। सर मैंने अपनी बात, जो सहारनपुर भाग के गए थे फोटो खिंचवाने में, उनकी बात। गौरव जी आप सुन लीजिए उनको, आप सुन लीजिए आलोक जी को। बोलिए आलोक जी। देखिए इसमें एक एंगल ये भी है कि 3 साल से जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, केरल और वेस्ट बंगाल इतना हिंदू मुस्लिम के तनाव में क्यों है, ये भी एक सोचने का विषय है। इसके पीछे क्या है, कौन है, कैसे है, कौन कौन जा रहा है वहां पर, किसने क्या क्या वक्तव्य दिए हैं, इसको जांचने की आवश्यकता है जिससे लोग हंसे आप पर। सर सुन तो लीजिए आप मेरी, क्या हंसने की आप मेरी चिंता मत कीजिए, कौन हंसेगा कौन नहीं हंसेगा, देश हंस रहा है, चारों तरफ आग लगी हुई है। प्लीज उनको सुन तो लीजिए एक बार। आलोक जी पूरा कीजिए। बोलिए बोलिए। नहीं कि मैं जो आप चिंता मत कीजिए, को लोग हंसेंगे तो हंसने दीजिए, जी न्यूज भी चिंता ना करे और राकेश जी भी चिंता ना करें। मैं तो आपका पक्ष ले रहा हूं, उसमें भी आप मान रहे हैं, कर लूं आपके लिए समय दे रहा हूं, फिर भी आप बुरा मान रहे हैं। अरे सर आप मेरा पक्ष नहीं ले रहे हैं, आप जिस रूप में पक्ष ले रहे हैं वो भी समझ रहा हूं। खैर आपका पक्ष लिया, मैं धन्यवाद 3 साल से मोदी सरकार आई, इसलिए बंगाल में दंगा होने लगा। आलोक जी ये बात उत्तर प्रदेश में तो आप नहीं कहते थे, ये बात और जगहों पे तो आप नहीं कहते हैं, बंगाल में आपको ये तर्क आ गया। ठीक है आ गया सर, ओके सर। आप समय के साथ व्यक्ति बुद्धिमान होता है। बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे देश के अंदर आप जम्मू कश्मीर में भी देख लीजिए रोहित जी, जिस तरह की बीजेपी और आरएसएस की जितनी तमाम संस्थाएं हैं उनके जो बयान आए हैं, उससे 3 साल में पूरे देश के अंदर धार्मिक सौहार्द बिगड़ा है और उसी की इसकी पूरे रिजल्ट है ये। अगर जुनैद की हत्या होती है आप यहां पर क्लीन चिट दे देंगे, लेकिन हरियाणा सरकार ने 10 लाख रुपए दिए उनको, और किस बात के लिए दिए, क्या सीट के झगड़े के लिए दिए क्या? मैं समझता हूं कि चीजों को, तथ्यों को समझा जाए। आप तमाम लोगों, अरे सर सुन लीजिए, आप सुनेंगे नहीं ना बात को। आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण बात कही, आपने एक आरोप लगाया, कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि बंगाल के अंदर आलोक जी सुनिए, एक डाटा देता हूं, 2013 में मोदी सरकार नहीं थी, 2013 में 24 दंगे पश्चिम बंगाल में हुए, केवल मनमोहन सिंह की सरकार थी। आप जवाब दीजिए, मनमोहन सिंह की जब केंद्र में सरकार थी तो पश्चिम बंगाल में 2013 में 24 बड़े दंगे हुए, अपने आसाम परिवारों को उजाड़ा कर दिया गया, मारा। बंगाल की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, एक-एक करके लेकिन अब आप लोग आप लोग इस संदेह के दायरे घटना कहाँ हुई है, आज हमने तय किया था प्रदेश में हम बोलेंगे, और अगर नॉन भाजपा है तो आप लोग चुप हो जाते हैं। गौरव जी आज हमने तय किया था बिना ब्रेक के डिबेट चलाएंगे, आप लोग क्यों मजबूर कर रहे हैं कि ब्रेक लेना पड़ जाए हम लोगों को? प्लीज सर, क्यों दर्शकों को फोर्स कर रहे हैं कि उन्हें विज्ञापन देखना पड़े बजाय रोहित जी खंडन करना जरूरी है सर, खंडन करने का समय मिलेगा ना आपको, खंडन करने का समय मिलेगा। हमने ब्रेक इसीलिए हटाया बीच में से, पूरे घंटे हम बिना ब्रेक की चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि आपको खंडन करने के लिए पर्याप्त समय मिले अगर गलत बात कर रहे हैं तो, और उनको खंडन के लिए पर्याप्त समय मिले अगर आप कुछ गलत बात कर रहे हैं तो। प्लीज सर ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई अयूब पंडित जहां मरे हैं वहां तो आपको नहीं समझ में आता किसी को, वहां पर कितने लोग अरेस्ट हुए अयूब पंडित के हत्यारे? ओके सर, ओके ओके, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अरेस्ट नहीं हुई इसलिए बंगाल की सरकार को यह छूट है। समाचार नहीं देखी सर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अरेस्ट नहीं हुई इसलिए आलोक शर्मा के मुताबिक बंगाल की सरकार को यह छूट है कि वहां पर भी दंगाई खुलेआम घूमे और आग लगाते रहे। क्यों विक्रम जी, आलोक शर्मा की बात से यही आलोक जी, गौरव जी आपकी आवाज बंद है। विक्रम जी ये आपका वर्जन ये कौन सा तर्क? विक्रम जी मैं रोहित जी यही कहूंगा, आपके प्रोग्राम का टाइटल है ताल ठोक के, और मैं यही कहूंगा ताल ठोक करके राष्ट्र विरोधी तत्वों का विरोध करें, ताल ठोक करके राष्ट्र विरोधी तत्वों के एक नसीहत दें, और ताल ठोक करके पुलिस को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को सक्षम बनाएं कि इस प्रकार के अराजक और राष्ट्र विरोधी तत्वों को ऐसी नसीहत दें कि ताजिंदगी वो याद रखें और वो याद रखें कि दोबारा इस प्रकार का दुस्साहस न करें। और हत्या तो हत्या है, चाहे वो जुनैद की हो, चाहे अयूब पंडित की हो, चाहे किसी बच्चे की हो, और सब बराबर है और संविधान के अंतर्गत कार्रवाई हो। और संविधान और उसके प्रतीकों का जो विरोध करते हैं वो राजनीति में रहने योग्य नहीं है। ये एक भारत के सामान्य नागरिक के रूप में मैं ये निवेदन करना चाहूंगा। सर लेकिन आपका निवेदन वहां तक पहुंच नहीं रहा है ना जहां पहुंचाना चाहते हैं, और उसकी बड़ी वजह है राजनीति। तस्लीम रहमानी, आपको भी लगता है कि भाई सरहद पार से ये सब कुछ ड्राइव हो रहा है? पश्चिम बंगाल में भी वहां पर भी आईएसआई है, वहां पर भी जमात है, उधर से वो काम कर रही है। सरहद पार से डिवाइड हो रहा है। बोलिए सर, बोलिए। नहीं, मुझे ये लग रहा है, मैंने कहा राकेश सिन्हा को बताया था कि पिछले 60 साल से आरएसएस नॉर्थ ईस्ट में
असम में, बिहार में और बंगाल में जहां मुस्लिम पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन है, पिछले 60 साल से वहां काम कर रहा है। यानी 1960 साल 1960 ऑनवर्ड वहां पर उसका यही काम है कि किस तरीके से कम्युनल हार्मनी को वहां डिस्टर्बेंस पैदा किया जाए। बता दीजिए मालदा मुर्शिदाबाद में कितने आरएसएस की शाखाएं चलती हैं, बता दीजिए। पार का काम नहीं है। अरे आप देखिए ना, मालदा और मुर्शिदाबाद का तस्लीम साहब मेरा जवाब दीजिए। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हिंदू जनसंख्या पिछले दशक कितना ज्यादा, अरे एक डाटा सुन लीजिए ना, आपको मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। 1991 से लेकर 2011 तक में हिंदू जनसंख्या 4% घट गई है, मुस्लिम जनसंख्या 4% बढ़ गई है। आप इस तथ्यात्मक बात कीजिए। हमारे काम करना ना करना, डेमोक्रेसी हम सब जगह काम करेंगे। संघ हिंदुस्तान के हर इंच पर काम करेगा। हिंदुस्तान हमारा है, हम काम करेंगे। आप माइग्रेशन के लिए कितना लोगों को लेकर आए हैं? मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है। आप संघ हिंदुस्तान के लिए काम करें ना, कम्युनिटीज के लिए काम ना करें। आप तो इस मुल्क में खाली हिंदुओं के ठेकेदार बनके बैठे, जबकि हिंदुओं ने भी आपको अपना ठेकेदार बना नहीं है। आप सिर्फ बंगाल में ठेकेदार बन बांग्लादेश में कितने हो गए? आप कल्चर रिवॉल्यूशन के नाम पर हिंदू और कल्चर रिवॉल्यूशन को वफा करना चाहते हैं। और आप है जो इस मुल्क में सबसे ज्यादा मौजूदा हालात को खराब करने की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। सर एक सेकंड सर, ठेकेदारी आपको भी मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ही मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मुसलमानों का ठेकेदार हूँ। सारे मुसलमानों की ठेकेदारी आप बुलाते हैं, मैं आता हूँ। आप लोग आते हैं तो मैं बुलाता हूं, वैसी को भी अपना भगवान मानने को तैयार नहीं है। आरएसएस वो समझते हैं कि हर मुसलमान मेरे कैसे चलता है, ऐसे आपको भी लगता है कि हर मुसलमान आपके कैसे ड्राइव होता है। सेल्फ प्रोक्लेम आप लोग अपने को ठेकेदारी का सेल्फ क्लेम सर्टिफिकेट कैसे दे देते हैं? आपको डर नहीं लगता क्या? साजिश हो रही है केरल में भी वो साजिश थी। जहां मुस्लिम कंसंट्रेशन है वहां पर आपने आपका लाइन कट गया था एक सवाल में। जहां मुस्लिम कंसंट्रेशन है वहां से ये बातें क्यों आती हैं? नल्लापुरम से ये बात क्यों आई कि हमारे यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है, हमको डीएम मुस्लिम दो, हमको एसपी मुस्लिम दो, हमारे यहाँ शरिया का कानून लगाओ? बताइए सर, अब मुझे बताइए ना। तस्लीम रहमानी, आप तो बहुत अध्ययन किए हो ना मुसलमानियों का, इस्लाम का और भारत में मुसलमान आबादी का। अब मेरी बात का जवाब दीजिए सर। सर मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं सवाल पूछ रहा हूं और सीधा पॉइंटेड सवाल है। आप पढ़ा लिखा बताते हैं अपने आप को, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। नल्लापुरम में मुसलमानों की आबादी ज्यादा होती है तो वो ये अर्जी क्यों लगाते हैं कि हमारे यहाँ का एसपी, हमारे यहाँ का डीएम वो मुसलमान होने चाहिए? जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की आबादी ज्यादा होती है तो वहां का पूर्व मुख्यमंत्री ये क्यों कहता है हम यहाँ 68% हैं, हम जो मर्जी काट के खाएंगे, रोक के दिखा दो? ये क्या तरीका है सर? ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? ये अपनी आबादी ज्यादा होने के दम पे दूसरों को दबाने की कोशिश नहीं है क्या? पूछिए कि आप ये पूछिए, आप इतना लंबा सवाल मत कीजिए। दो सवाल है, पहली चीज है कि मैं जितना पढ़ा लिखा हूं, मुझे मालूम है मैं कितना हूं, उसमें मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट मैंने दिया भी नहीं सर, मैंने दिया भी नहीं। आपको गलतफहमी है कि सर्टिफिकेट दिया है मैंने, मैं तो छीन रहा हूं उल्टे आपसे। बीजेपी से पूछिए और बीजेपी से पूछिए कि उन्होंने वहां पर उस किस्म के लोगों के साथ आपके पास दोनों सवालों के जवाब नहीं है। दोनों आपने कहा दिया टॉपिक ट्रांसफर करने बैठे हैं यहाँ पे। छोटा सवाल आपके पास का नहीं है। छोटा सा दो सवाल पूछे, दोनों का जवाब आपके पास नहीं है। एक के लिए आप कह रहे हैं लेफ्ट जाओ, दूसरे के लिए कह रहे हैं राइट जाओ। ये तो आपकी स्थिति है। आप अपने को ठेकेदार बताते हैं मुसलमानों का देश के। ये तो अध्ययन है सर आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नहीं हूँ, आप भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैंने तो कहा नहीं सर मैं ठेकेदार हूँ, आप भी ठेकेदारी के सर्टिफिकेट बांट रहे थे। धन्यवाद आप सबका ताल्लुक का हिस्सा बनने के लिए। केवल इतना कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए लोगों को बांट रही हैं। लोग बट रहे हैं क्योंकि लोग अफवाहों पर ध्यान दे रहे हैं। अफवाहों पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी चीजें चलती हैं जिनका कोई आधार नहीं होता। उनको पहले परखें, तर्क की कसौटी पर कसें, उसके बाद उन पर यकीन करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएं। और लेसन उन लोगों के लिए भी है जो एक तरफा नॉट इन माय नेम कैंपेन चलाते हैं लेकिन दूसरी तरफ अपने आंख पर पट्टी बांध करके बैठ जाते हैं। छोटा सा ब्रेक, खबरें ब्रेक के बाद भी जाएंगे।